वैल्यू इन्वेस्टिंग कोर्स के इस थर्ड एपिसोड में आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं उन कंपनीज की जिनके एसेट्स उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज्यादा है। और ऐसी एक एग्जांपल है लील इलेक्ट्रिकल्स। अगर लील इलेक्ट्रिकल्स के 2017 के फाइनेंशियल्स देखे जाए तो वो काफी स्ट्रॉन्ग थे। कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग थी, कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा रही थी। इसी बीच 2017 में लील ने अपना बिजनेस लॉयड इलेक्ट्रिक हेवल्स को 1600 करोड़ में बेच दिया। जब ये ट्रांजैक्शन हुआ तब लील का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ था, जबकि ये डील 1600 करोड़ की थी। यानी लील के हेवल के साथ जो डील चल रही थी उससे मिलने वाला पैसा ही लील के मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज्यादा था। तो लील के पास करीब 400 करोड़ के एसेट्स थे, कंपनी के पास इस डील से मिलने वाली 1600 करोड़ की कैश थी, और कंपनी का जो डेट था वो भी बहुत कम था। तो इस तरह इस केस में कंपनी के जो एसेट्स थे उनकी वैल्यू कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन से भी ज्यादा थी। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लेने के लिए कई सारे इन्वेस्टर्स ने लील में इन्वेस्ट किया था, जिसमें जाने माने फंड मैनेजर मिस्टर पोरिंजो विलियर्ड भी शामिल थे। जिन लोगों ने लील में इन्वेस्ट किया था उन्होंने उस स्टॉक को अच्छा खासा होल्ड किया, लेकिन धीरे धीरे शेयर की प्राइस बढ़ने की बजाय शेयर की प्राइस गिरने लगी। और फिर जब कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पब्लिश हुए तो उसमें इन्वेस्टर्स को पता चला कि कंपनी के प्रमोटर्स ने जो फंड उन्हें हेवल से मिला था उसे दूसरी कंपनीज में डाइवर्ट कर दिया है। तो हेवल से मिला हुआ पैसा गायब होने की वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने लील के प्रमोटर्स पर आरोप लगाया कि उन्होंने हेवल से मिला हुआ फंड डाइवर्ट किया है। कई सारे लोगों ने उसके लिए सेबी के पास कंप्लेंट भी की। इन्वेस्टर्स ने उस कंपनी में इसलिए इन्वेस्ट किया था क्योंकि उन्हें लगा कि जिस दिन बाकी लोगों को इस कंपनी के वर्थ के बारे में पता चलेगा तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन उसके सही वैल्यूएशन पर आ जाएगा। लेकिन वैसा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी में फ्रॉड हो गया और शेयर की प्राइस बढ़ने की बजाय शेयर की प्राइस तेजी से गिरने लगी और 250 पौने 300 की रेंज से फिलहाल अब कंपनी की प्राइस 3 रुपए के करीब है। तो इस केस में कंपनी के प्रमोटर्स के अनइथिकल बिहेवियर की वजह से इन्वेस्टर्स को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा। इंडिया में कंपनी का मैनेजमेंट एनालिसिस करना काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादातर वैल्यूएशन टेक्निक्स में मैनेजमेंट एनालिसिस को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, क्योंकि इंडिया में अनइथिकल एक्टिविटीज काफी ज्यादा होती है। इसलिए जरूरी है कि आप कंपनी का प्रॉपर मैनेजमेंट एनालिसिस करो और उसके बाद ही अपनी डिसीजन लो। बस कंपनी अंडर वैल्यूड है या कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ अच्छी है, इससे काम नहीं चलेगा। लील के इस केस में सब कुछ ठीक चल रहा था, कंपनी का बिजनेस अच्छे से परफॉर्म कर रहा था, कंपनी के पास अच्छे खासे एसेट्स थे, कंपनी को हेवल्स की डील से अच्छा खासा पैसा भी मिला था। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद प्रमोटर्स के अनइथिकल बिहेवियर की वजह से कंपनी को और इन्वेस्टर्स दोनों को काफी नुकसान झेलना पड़ा। सो जब भी आप किसी कंपनी के हिडन एसेट्स ढूंढोगे तो साथ में मैनेजमेंट एनालिसिस पर भी ध्यान देना कि उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, उनका बिहेवियर एथिकल है या फिर अनइथिकल है। वैल्यूएशन की जितनी भी मेथड्स हैं उनमें वैल्यूएशन के लिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस पर फोकस किया जाता है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर फोकस किया जाता है। इसलिए अगर आपको कोई अंडर वैल्यूड कंपनी भी मिलती है जिसकी फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग है तो उसका मैनेजमेंट एनालिसिस करिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। बेहतर होगा कि सबसे पहले मैनेजमेंट एनालिसिस से ही शुरुआत करो। तो इस हिडन एसेट्स को ढूंढने की स्ट्रेटेजी पर आप जरूर काम कीजिए और ऐसी कंपनीज को ढूंढिए जिनका बहुत सारा हिडन एसेट है और साथ ही कंपनी के फंडामेंटल्स और कंपनी का मैनेजमेंट भी अच्छा है। इस हिडन एसेट की स्ट्रेटेजी के बाद अब हम बात करते हैं कि वैल्यूएशन के और भी जो स्ट्रेटेजीज है उनके बारे में। तो मेनली वैल्यूएशन के कुछ इस तरह के टाइप्स हैं: एसेट बेस्ड वैल्यूएशन, कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस मेथड और DCF, दैट इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। तो इन सब में सबसे पॉपुलर मेथड जो है वो है DCF, जिसे हम आगे इसी सीरीज में कवर करेंगे। तो फिलहाल हम देखते हैं एसेट बेस्ड वैल्यूएशन मेथड। एसेट बेस्ड वैल्यूएशन मेथड कंप्लीटली बैलेंस शीट पर डिपेंड होती है। इस मेथड में सबसे पहले बैलेंस शीट पर जो एसेट्स दिए गए हैं उनकी रियल वैल्यू निकाली जाती है, यानी उनकी जो एक्चुअल वैल्यू है उसे निकाला जाता है, और फिर एसेट्स की उन एक्चुअल वैल्यू से कंपनी की टोटल लायबिलिटी सब्ट्रैक्ट की जाती है, और उसके बाद कंपनी की जो वैल्यू निकल के आएगी अगर वो कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज्यादा है तो माना जाएगा कि कंपनी अंडर वैल्यूड है। एसेट बेस्ड वैल्यूएशन मेथड सिर्फ होल्डिंग कंपनी के लिए अप्लाई होती है, वो नॉर्मल कंपनीज के वैल्यूएशन के लिए यूज नहीं की जाती। होल्डिंग कंपनीज उन कंपनीज को कहा जाता है जिनका खुद का कोई ऑपरेशन नहीं होता है, वो बस दूसरी कंपनीज के स्टेक होल्ड करके रखते हैं, यानी दूसरी कंपनीज में हिस्सेदारी खरीद कर रखते हैं। तो जब आप किसी होल्डिंग कंपनी का वैल्यूएशन निकाल रहे हो तब आप इस मेथड को यूज कर सकते हो। ऐसी एक होल्डिंग कंपनी है जिसका नाम है एलसीड इन्वेस्टमेंट, जिस पर हमने एक बार यूट्यूब पर वीडियो भी बनाया था, तो उसकी ही बात कर लेते हैं। एलसीड इन्वेस्टमेंट्स के पास एशियन पेंट्स का 2.95% स्टेक है। अगर आप एशियन पेंट्स के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करोगे तो एशियन पेंट्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन फिलहाल 1,65,000 करोड़ है। तो एलसीड इन्वेस्टमेंट के पास एशियन पेंट का 2.95% स्टेक है और 1,65,000 करोड़ का 2.95% आता है करीब 4,800 करोड़। यानी एलसीड इन्वेस्टमेंट के पास जो एशियन पेंट का स्टेक है उसकी वैल्यू फिलहाल 4,800 करोड़ रुपए है। अगर आप एलसीड इन्वेस्टमेंट की बैलेंस शीट चेक करते हो
और वहां पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट चेक करते हो तो आपको पता चलेगा कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बैलेंस शीट पर 294 करोड़ रुपए है, जबकि उस इन्वेस्टमेंट की एक्चुअल वैल्यू उससे काफी ज्यादा है। एशियन पेंट्स के अलावा भी एलसीडी इन्वेस्टमेंट ने कई सारी इन्वेस्टमेंट करके रखी है। तो यहाँ पर बैलेंस शीट पर दिखने वाले एसेट की वैल्यू एक्चुअल एसेट से काफी कम है। तो एलसीडी इन्वेस्टमेंट की बैलेंस शीट पर आप देख सकते हो कि उसके टोटल एसेट्स की वैल्यू 296 करोड़ है। तो अगर हम उसमें एलसीडी इन्वेस्टमेंट की जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है उसकी एक्चुअल वैल्यू जोड़ते हैं, यानी एलसीडी इन्वेस्टमेंट की नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 294 करोड़ की बजाय 4800 करोड़ पकड़ते हैं, तो एलसीडी इन्वेस्टमेंट के टोटल एसेट्स हो जाएंगे 4802 करोड़। और उसमें से अगर हम एलसीडी इन्वेस्टमेंट की सारी लायबिलिटीज सब्ट्रैक्ट करते हैं जो कि 300 करोड़ के करीब है, तो हमें फाइनल फिगर जो मिलेगी वो 4500 करोड़ मिलेगी। और अगर आप एलसीडी इन्वेस्टमेंट का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो वो सिर्फ 14 लाख रुपीज है, जिससे हमें ये पता चलता है कि एलसीडी इन्वेस्टमेंट के जो एक्चुअल एसेट्स हैं उनकी वैल्यू एलसीडी इन्वेस्टमेंट के मार्केट कैपिटलाइजेशन से काफी ज्यादा है, जिससे हमें पता चलता है कि एलसीडी इन्वेस्टमेंट एक काफी अंडर वैल्यूड स्टॉक है। तो फिलहाल एलसीडी इन्वेस्टमेंट के एक शेयर की प्राइस 6 रुपए के करीब चल रही है। एलसीडी इन्वेस्टमेंट के टोटल शेयर्स 2 लाख के करीब हैं और एलसीडी इन्वेस्टमेंट के एक्चुअल एसेट से लायबिलिटी सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आती है वो 4500 करोड़ है। सो अगर कंपनी का वैल्यूएशन 4500 करोड़ माना जाता है तो उस हिसाब से कंपनी के एक शेयर की प्राइस फिलहाल 1.5-2 लाख रुपए होनी चाहिए, जबकि कंपनी की शेयर प्राइस फिलहाल सिर्फ 6 रुपए है। अब एलसीडी इन्वेस्टमेंट के केस में ऐसा हुआ है कि इन्वेस्टर्स को भी पता है कि कंपनी के शेयर प्राइस की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए वो शेयर बेच नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से ये स्टॉक एक्टिवली ट्रेड नहीं हो रहा है। जिसके चलते अगर आपको पता भी है कि ये कंपनी अंडर वैल्यूड है, उसके बाद भी आप इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी के इन्वेस्टर्स फिलहाल अपने शेयर नहीं बेच रहे हैं। सो अगर वो बेचते हैं तो आप जरूर इस कंपनी को खरीद सकते हो, क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा अंडर वैल्यूड स्टॉक है। तो एसेट बेस्ड वैल्यूएशन निकालने के लिए आपको उन एसेट्स के एक्चुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पर्टिकुलरली कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है उसके एक्चुअल वैल्यू क्या चल रही है ये आपको पता करना होगा। तो ये जो एसेट बेस्ड वैल्यूएशन मेथड है वो आप नॉर्मली किसी भी कंपनी पर अप्लाई नहीं कर सकते। आप नॉर्मली किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन इस मेथड से निकालोगे तो वो गलत वैल्यूएशन रहेगा, क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी का वैल्यूएशन निकालते हो तो आपको कंपनी के अदर फैक्टर्स जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ, फ्यूचर परफॉर्मेंस, इन जैसे फैक्टर्स को भी अकाउंट करना होता है, जबकि ये सारी चीजें इस मेथड में नहीं होती है। एसेट बेस्ड वैल्यूएशन मेथड पर सिर्फ बैलेंस शीट पर फोकस किया जाता है, इसलिए ये मेथड सिर्फ उन कंपनीज का वैल्यूएशन निकालने के लिए की जाती है जो होल्डिंग कंपनी है। आशा करता हूं कि आपको एसेट बेस्ड वैल्यूएशन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम वैल्यूएशन के कुछ अलग मेथड्स के बारे में बात करेंगे, साथ ही हम ये भी देखेंगे कि उस वैल्यूएशन टेक्निक को किन कंपनीज पर अप्लाई किया जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे करके अलग अलग टाइप्स की जो कंपनीज हैं उनका वैल्यूएशन हम अलग अलग टाइप्स के वैल्यूएशन मेथड से निकालेंगे, जिनकी मदद से आप अंडर वैल्यूड कंपनीज को ढूंढ सकते हो। देखो, वैल्यूएशन की कोई भी मेथड है उसका पूरा फोकस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर होता है, जैसे कि बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इन तीनों भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस हमने फंडामेंटल एनालिसिस के कोर्स में समझाया है। साथ ही इनके कुछ वीडियोस हमने यूट्यूब पर भी अपलोड किए हैं। तो वैल्यूएशन अच्छे से समझने के लिए आप यूट्यूब पर हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वीडियो है वो जरूर देख लीजिए। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।